उमरू अय्यार घर से निकलकर बाजार की तरफ जा रहा था ताकि दोपहर के खाने के लिए कोई सब्जी खरीद लाए। इत्तेफाक से रास्ते में उसे जमीन पर एक ककड़ी दिखाई दी। ककड़ी हरी और बिल्कुल ताज़ा लगती थी। उमरू ने ककड़ी उठाई और सोचने लगा कि शायद किसी राहगीर के हाथ से ककड़ी वहां गिरी है और राहगीर को पता नहीं चला। बहरहाल घर पहुंचकर उस राहगीर को पता चलेगा कि ककड़ी कहीं गिर गई है तो बेचारा बेहद परेशान होगा। उमरू के दिल में ख्याल आया कि नेकी कमानी चाहिए और ककड़ी को उसके मालिक के पास पहुंचाना चाहिए, लेकिन मालिक का पता चलाना बेहद मुश्किल काम था। इसलिए उमरू ने बेहतर समझा कि उस जगह ठहर कर मालिक का इंतजार करना चाहिए। ककड़ी का मालिक घर पहुंचकर जब ककड़ी को गायब पाएगा तो ककड़ी की तलाश में जरूर उसी रास्ते पर आएगा। चुनाचे उमरू वहीं ठहर कर ककड़ी के मालिक का इंतजार करने लगा। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक उसके हाथ में सरसराहट होने लगी। उमरू ने चौंक कर अपने हाथ की तरफ देखा जिसमें ककड़ी थी तो वो एकदम घबरा गया, क्योंकि ककड़ी नाग बनकर उसके हाथ में हरकत कर रही थी। उमरू ने बौखलाकर फौरन ही ककड़ी नुमा नाग को जमीन पर फेंक दिया, मगर जमीन पर गिरते ही ककड़ी की शक्लो रंग का सब्ज नाग दुम के बल खड़ा हो गया और उसके मुंह से कहकहा निकला तो उमरू बेख्तियार उछल पड़ा। हा हा हा, उमरू अय्यार, खौफजदा क्यों हो गए हो? डर के मारे तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? नाग ने उमरू से कहा। मेरा तो सिर्फ चेहरा पीला हुआ है, लेकिन तुम तो पूरे के पूरे सब्ज हो, ककड़ी के बच्चे। उमरू ने गुस्से से कहा। मैं ककड़ी का बच्चा नहीं हूँ, बल्कि सब्ज जादूगर का गुलाम हूँ। सब्ज रंग के नाग के मुंह से आवाज सुनाई दी तो उमरू बेख्तियार चौंक पड़ा। सब्ज जादूगर कौन है? क्या वो भी ककड़ी या खीरे का तुखम है? उमरू ने तेजी से पूछा। तमीज से बात करो उमरू। सब्ज जादूगर तिलिस्म होशरुबा के चौथे शहर तिलिस्म जालूत का गवर्नर है। तुमने गुज़िश्ता साल तिलिस्म होशरुबा में उसके भाई का महल लूटा था। उस वक्त सब्ज जादूगर एक आम सरदार था, लेकिन अब शहनशाह फरस्याब ने उसे तिलिस्म जालूत का गवर्नर बना दिया है और सब्ज जादूगर ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है कि तुम फौरी तौर पर उसके भाई की लूटी हुई दौलत उसके भाई को पहुंचा दो, वरना वो तुम्हारे शहर पर हमला करके तुम समेत यहाँ बसने वाले तमाम लोगों को कत्ल कर डालेगा। सब्ज़नाग ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा। अच्छा, तो ये चक्कर है, लेकिन वो दौलत तो मैंने खर्च कर डाली है। अब किसी और को लूट कर उसके भाई का नुकसान पूरा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा तिलिस्मी नाग। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। सब्ज जादूगर ने तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। तुम 7 दिन के अंदर अंदर उसके भाई की दौलत वापस पहुंचा दो, वरना 8वें दिन तिलिस्म जालूत की फौज तुम्हारे शहर को तबाह बर्बाद करने यहाँ पहुंच जाएगी। तिलिस्मी नाग ने हत्तमी लहजे में कहा। कहीं सब्ज जादूगर खुद तो दौलत हासिल नहीं करना चाहता ताकि अपने खजाने में इजाफा कर सके? उमरू ने हंसते हुए कहा। नहीं उमरू, सब्ज जादूगर को दौलत की जरूरत नहीं है। तिलिस्म जालूत के खजाने में इतनी दौलत है कि तुम अंदाजा नहीं कर सकते। तिलिस्म जालूत में बसने वाले तमाम जादूगर और अरकान सल्तनत दौलतमंद हैं। सब्ज़नाग ने कहा तो उमरू के मुंह में पानी भर आया। उसने दिल में सोचा कि तिलिस्म जालूत के खजाने पर हाथ साफ करना नेकी का काम है, क्योंकि जादूगर दूसरे मुल्कों को लूट कर अपना खजाना भरते हैं। ठीक है सब्ज़नाग, अपने आका सब्ज जादूगर को मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा दो कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर उसके भाई की लूटी हुई दौलत उसे वापस कर दूंगा। लेकिन अगर उसने 7 दिन से पहले मुझे तंग करने या मेरे मुल्क पर हमला करने की कोशिश की तो फिर मैं भी उसके खिलाफ ऐसा खौफनाक कदम उठाऊंगा कि मरने के बाद भी सदियों तक उसकी रूह बिलबिलाती रहेगी। उमरू ने मुसलसल बोलते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा तो सब्ज़नाग यकदम गायब हो गया। उमरू बाजार से तरकारी खरीद कर घर वापस पहुंचा। लो बेगम, तुम खाना पकाओ और खाओ, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वापस आकर खा लूँगा। उमरू ने तरकारी अपनी बीवी के हवाले करते हुए कहा और अपना घोड़ा खोलकर घर से निकल आया। शहर से बाहर आकर उसने भेस बदला और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। उसका रुख तिलिस्म होशरुबा के शहर तिलिस्म जालूत की तरफ था। वो घोड़े पर सफ़र करता हुआ तिलिस्म जालूत की सरहद पर जा पहुंचा। ये पहाड़ी इलाका था। उमरू को अंदेशा हुआ कहीं उसका घोड़ा फिसल कर किसी गहरी खाई में न गिर पड़े।
चुनाचे वो घोड़े से उतरा और घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल आगे बढ़ने लगा। रास्ते में एक चट्टान पर 2 सरहदी मुहाफिज बैठे थे। उन्होंने उमरू को देखा तो चट्टान से उतरे और उमरू का रास्ता रोक कर खड़े हो गए। अजनबी, कौन हो तुम और इधर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये तिलिस्म जालूत है? एक मुहाफिज ने कड़क कर उमरू से पूछा। तिलिस्म जालूत है तो क्या हुआ? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, उमरू ने भी उसीले लहजे में कहा। ओह, क्या तुम कोई जादूगर हो? दूसरे मुहाफिज ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, मैं घोड़ों का सौदागर हूँ और मेरा नाम हातिम भाई है। अरब से आ रहा हूँ। उमरू ने बड़े फख्र से सीना तान कर कहा। क्या तुम घोड़ों के सौदागर हो? और सिर्फ क्या एक घोड़े के साथ सौदागरी करते हो? पहले मुहाफिज ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, जब मैं अपने मुल्क से चला था तो मेरे पास 501 घोड़े थे। मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों को घोड़े बेचता हुआ यहाँ पहुंचा तो सिर्फ एक घोड़ा बच गया, और यही सबसे कीमती और नायाब घोड़ा है जो मैं तुम्हारे बादशाह की खिदमत में तोहफे के तौर पर मुफ्त पेश करना चाहता हूँ। उमरू ने कहा। मुफ्त क्यों? दूसरे बादशाहों को तुमने घोड़े बेचे हैं तो हमारे बादशाह को मुफ्त में क्यों देना चाहते हो? दूसरे मुहाफिज ने पूछा। मजबूरी है। मैंने तुम्हारे मुल्क की खूबसूरती की तारीफ अफरस सियाब के दरबार में सुनी थी और मुझे शौक हुआ कि यहाँ की सैर करूं। मैं इस घोड़े के एवज यहाँ की सैर करना चाहता हूँ। जो भी मेरा शौक पूरा करेगा तो ये घोड़ा मैं उसे दे दूंगा, चाहे वो यहाँ का बादशाह हो या तुम जैसा कोई सिपाही। मेरा मकसद सिर्फ सैर करना है। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों मुहाफिजों ने उमरू के घोड़े का गौर से जायजा लिया। उमरू का घोड़ा वाकई कीमती और आला नस्ल का था। दोनों मुहाफिज लालच में आ गए और उन्होंने आपस में मशवरा किया। ठीक है हातिम भाई, तुम घोड़ा हमें दे दो, इसके एवज हम तुम्हें अपने तिलिस्म की सैर कराने के लिए तैयार हैं। एक मुहाफिज ने कहा। शुक्रिया, लो अब ये घोड़ा तुम्हारा है, उमरू ने खुश होकर कहा और घोड़ा उनके हवाले कर दिया। कालाम जादूगर, तुम हातिम भाई को ले जाकर शहर की सैर कराओ, मैं घोड़े पर सवारी करता हूँ। तुम वापस आओगे तो तुम भी इस पर सवारी करना। एक मुहाफिज ने दूसरे से कहा जिसका नाम कालाम जादूगर था। आओ हातिम भाई, मैं तुम्हें शहर ले चलता हूँ। कालाम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो उमरू उसके हमराह चल दिया। थोड़ी दूर आने के बाद उमरू रुक कर बुरी तरह हाँफने लगा। ओह, क्या हुआ हातिम भाई? कालाम जादूगर ने उमरू को हाँफते देखकर हैरत भरे लहजे में पूछा। थक गया हूँ कालाम जादूगर, दिल का मरीज हूँ। पैदल चलने की आदत नहीं है क्योंकि घोड़ों का सौदागर हूँ और हमेशा घोड़े पर सफ़र करता हूँ। मुझसे और नहीं चला जाता, कोई सवारी बना लो। उमरू ने हाँफते हुए कहा। कमाल है, चंद मिनट चलकर ही थक गए हो तुम, कालाम जादूगर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मजबूरी है, मैं हातिम भाई हूँ, हातिम नाई नहीं हूँ कि पैदल चलता रहूँ। मेरे लिए सवारी बनाओ वरना मुझे मेरा घोड़ा वापस दे दो, मैं उस पर सवार होकर तुम्हारे बादशाह के पास जाऊंगा। उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा तो कालाम जादूगर ने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर जमीन पर फूंक मारी और दूसरे ही लम्हे जमीन पर एक खूबसूरत तिलिस्मी कालीन नमूदार हो गया और वो दोनों उस कालीन पर बैठ गए। कालाम जादूगर ने कालीन को शहर की तरफ उड़ने का हुक्म दिया तो कालीन फिजा में बुलंद हुआ और एक तरफ उड़ने लगा। कालाम जादूगर, मैंने सुना है कि तिलिस्म जालूत के जादूगर बहुत दौलतमंद हैं, लेकिन तुम तो मुझे गरीब लगते हो। शायद तुम्हारा कोई महल या मकान नहीं और तुम झोंपड़ी में जिंदगी गुजार रहे हो। चंद लम्हों बाद उमरू ने कालाम जादूगर से कहा। नहीं हातिम भाई, शहर में मेरा शानदार महल है। कालाम जादूगर ने बड़े गुरूर भरे लहजे में कहा। अच्छा, मैं देखूंगा कि तुम्हारा महल किस रंग का है और वहाँ कौन कौन रहता है, उमरू ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। महल में सिर्फ मैं और मेरी बीवी सैलाब जादूगरनी रहती है। मेरा महल सुर्ख रंग के कीमती पत्थरों से बना हुआ है, कालाम जादूगर ने कहा। खैर देख लूंगा, फिलहाल तो मुझे भूख लगी है। उमरू ने अपनी जंबील से बर्फी का लिफाफा निकालते हुए कहा। ये बर्फी मुझे इराक के बादशाह ने तोहफे के तौर पर दी थी। तुमने ऐसी लजीज बर्फी पहले कभी नहीं खाई होगी। उमरू ने बर्फी का एक टुकड़ा निकालकर कालाम जादूगर के हाथ पर रखते हुए कहा तो बर्फी देखकर कालाम जादूगर के मुंह में पानी भर आया। उसने बड़े शौक से बर्फी खाई मगर दूसरे ही लम्हे उसका सर चकराया
اور وہ بے ہوش ہو کر قالین پر لڑک گیا کیونکہ برفی نشہ آور تھی۔ امرو نے برفی کا لفافہ واپس زنبیل میں رکھا اور کالام جادوگر کا لباس اتار کر خود پہن لیا۔ پھر زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکال کر خود کو کالام جادوگر کا ہم شکل بنایا اور کالام جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد اس کی زبان میں سوئی پیوست کر کے اسے زنبیل میں قید کر لیا۔ اب وہ خود کالام جادوگر دکھائی دے رہا تھا۔ گرداب جادوگر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے علاقے میں گشت کر رہا تھا کہ اچانک اسے فضا میں ایک قالین اڑتا ہوا دکھائی دیا جو شہر کی طرف جا رہا تھا۔ گرداب جادوگر نے قالین پر بیٹھے کالام جادوگر کو پہچان لیا اور اسے غصہ آیا کہ کالام جادوگر اپنا فرض انجام دینے کی بجائے شہر جا رہا ہے۔ چنانچہ گرداب جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر قالین کی طرف پھونک ماری تو قالین کا رخ تبدیل ہو گیا اور قالین اس کی طرف آنے لگا۔ قریب آ کر طلسمی قالین گرداب جادوگر کے سامنے زمین پر اتر آیا۔ او بدبخت کالام، تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ گرداب جادوگر نے قالین پر بیٹھے کالام جادوگر سے غصیلے لہجے میں کہا، حضور، میری آنکھوں میں ککرے پڑ گئے ہیں، صاف دکھائی نہیں دے رہا، یہ تک پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کون ہیں اور گدھے پر کہاں جا رہے ہیں۔ کالام جادوگر نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، بکو مت، میں سرداری محافظوں کا سالار گرداب جادوگر ہوں اور یہ طلسمی گھوڑا ہے، گدھا نہیں۔ گرداب جادوگر نے گراتے ہوئے کہا تو کالام جادوگر گھبرا گیا۔ اوہ، گستاخی معاف حضور، میں اپنی آنکھوں کا علاج کرانے شہر جا رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے آج کی چھٹی دے دیں تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا اور آپ کو ایک انوکھا تحفہ پیش کروں گا جسے دیکھ کر آپ کی بیگم بے حد خوش ہوگی۔ کالام جادوگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کون سا تحفہ؟ گرداب جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا تو کالام جادوگر نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکال لی۔ یہ سلیمانی عطر ہے۔ کالام جادوگر نے شیشی گرداب جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس عطر میں کیا خاص بات ہے جس سے میری بیگم خوش ہوگی؟ یہ تو بازار سے عام مل جاتا ہے۔ گرداب جادوگر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں حضور، یہ عام نہیں، خاص عطر ہے۔ اسے گنجا دیو پرستان کے پہاڑوں سے تلاش کر کے کوہکاف کی ملکہ کو پیش کرنے جا رہا تھا۔ دراصل یہ عطر ملکہ بلقیس استعمال کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ تخت سامری پر کہیں جا رہی تھی کہ عطر کی شیشی تخت سے پھسل کر ایک گہری کھائی میں جا گری اور ملکہ بلقیس کے حکم پر گنجا دیو اس شیشی کو تلاش کرنے لگا۔ گنجے دیو کو شیشی تلاش کرنے میں 7 برس لگ گئے، تب اسے شیشی ملی۔ کالام جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اوہ، 7 سال بعد وہ شیشی تلاش کرنے میں کامیاب ہوا۔ گرداب جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جی ہاں حضور، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا تاریخی اور خاص اہمیت کا حامل عطر ہے۔ میں نے اتفاقاً گنجے دیو کو دیکھا تو اسے جادو کے ذریعے گرفتار کر کے اس کے ہاتھ سے عطر چھین لیا اور گنجے دیو کو الو بنا دیا۔ میرا ارادہ ہے کہ یہ عطر اپنے بادشاہ کو پیش کروں اور وہ خوش ہو کر مجھے انعام کے طور پر سپہ سالار بنا دے گا۔ کالام جادوگر نے عطر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ کالام جادوگر سے عطر کی اس قدر تعریف سن کر گرداب جادوگر بے حد خوش ہوا۔ پھر تو واقعی یہ زبردست عطر ہوگا۔ تم عطر مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں اپنا نائب سالار بنا دیتا ہوں۔ گرداب جادوگر نے نرم لہجے میں کہا، حضور، مجھے منظور ہے، لیکن آپ مجھے یہ لکھ کر دیں کہ آپ نے مجھے اپنا نائب سالار بنا دیا ہے۔ کالام جادوگر نے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، لکھ کر دینے کی کیا ضرورت ہے کالام جادوگر؟ گرداب جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا، دراصل میں اپنی بیوی کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے واقعی اپنا نائب سالار مقرر کر دیا ہے۔ کالام جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لاؤ کاغذ قلم، میں ابھی لکھ دیتا ہوں۔ گرداب جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو کالام جادوگر نے فوراً اپنی جیب سے ایک کاغذ اور قلم نکال کر گرداب جادوگر کو دے دیا۔ گرداب جادوگر نے کاغذ پر کچھ لکھا اور کاغذ کالام جادوگر کے حوالے کر دیا۔ آج سے میں نے کالام جادوگر کو اپنا نائب سالار مقرر کر دیا ہے۔ کالام جادوگر نے کاغذ پر لکھی تحریر بلند آواز میں پڑھی۔ حضور، اس پر اپنے دستخط اور مہر تو لگا دیجئے۔ کالام جادوگر نے کاغذ گرداب جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو گرداب جادوگر نے کاغذ پر اپنے دستخط کیے
और फिर अपनी अंगूठी से कागज पर मोहर लगा दी। ये लो कलाम जादूगर, लेकिन किसी को ये मत बताना कि मैंने सुलेमानी इत्र के एवज तुम्हें अपना नायब सालार बनाया है। और हाँ, गंजे देव ने इस इत्र का कोई खास फायदा बताया था या नहीं? गर्दाब जादूगर ने कागज कलाम जादूगर के हाथ में देते हुए कहा। बिल्कुल बताया है हजूर। गंजे देव ने कहा था कि इस इत्र को लगाने या सूंघने से आदमी जिंदगी भर बीमारियों से महफूज रहता है। कलाम जादूगर ने सर हिलाते हुए कहा और इत्र की शीशी गर्दाब जादूगर के हवाले कर दी। अच्छा, मैं जरा सूंघ लूं, फिर तुम ये इत्र मेरे महल में जाकर मेरी बीवी सांगी जादूगरनी को दे देना, क्योंकि मैं तो अब रात को ही वापस शहर जाऊंगा। और हाँ, तुम कल अपनी नई ड्यूटी पर जरूर आ जाना। गर्दाब जादूगर ने इत्र की शीशी खोलते हुए कहा और फिर उसने शीशी नाक से लगाई, लेकिन सूंघते ही वो बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़ा। कलाम जादूगर ने जल्दी से शीशी इसके हाथ से लेकर जंबील में डाली, क्योंकि वो इत्र नशावर था और कलाम जादूगर के रूप में उमरू अय्यार था। उमरू ने कालीन लपेट कर जंबील में डाला और गर्दाब जादूगर का लिबास उतार कर पहन लिया और फिर उसने रंगो रोगने अय्यारी से खुद को गर्दाब जादूगर का हमशक्ल बनाया और गर्दाब जादूगर के हाथ पांव बांधकर उसकी जबान में एक सुई पेवस्त करके उसे करीब ही वाक़या एक तंगो तारीक गार में डाल दिया। उसके बाद उमरू गर्दाब जादूगर के तिलिस्मी घोड़े पर सवार हुआ और उसे गर्दाब जादूगर के महल की तरफ चलने का हुक्म दिया तो तिलिस्मी घोड़ा पलटा और हवा की रफ्तार से शहर की तरफ दौड़ने लगा। गर्दाब जादूगर की बीवी सांगी जादूगरनी अपने महल के एक कमरे में बैठी अपने बाल संवार रही थी कि अचानक गर्दाब जादूगर कमरे में दाखिल हुआ। सांगी जादूगरनी ने उसे देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि उसे इस वक्त गर्दाब जादूगर के आने की तवक्को नहीं थी। सरताज, खैरियत तो है? आज आप शाम से पहले ही घर लौट आए हैं? सांगी जादूगरनी ने गर्दाब जादूगर से हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ सांगी बेगम, मगर तुम इस वक्त क्यों सिंगार कर रही हो? गर्दाब जादूगर ने पूछा। ओह, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज तिलिस्म के हाकिम की बेटी की मंगनी है और मुझे भी मंगनी की तकरीब में मदऊ किया गया है? सांगी जादूगरनी ने कहा। अच्छा, फिर तो वहाँ बहुत जादूगरनियाँ होंगी। क्या मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जा सकता? गर्दाब जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, वहाँ तमाम वजीरों, मशीरों और अफसरों की बेगमात होंगी और औरतों की तकरीब में सिर्फ औरतें ही जा सकती हैं। किसी मर्द को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। सांगी जादूगरनी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। ठीक है बेगम, मगर तुमने इतर क्यों नहीं लगाया? दूसरी औरतें क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में? गर्दाब जादूगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लो, इतर तो मैंने लगा रखा है, क्या तुम्हें खुशबू नहीं आ रही? सांगी जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा। खुशबू तो आ रही है बेगम, लेकिन बहुत हल्की है। तुम्हें सुलेमानी इतर लगाना चाहिए, जो परिस्तान की मलका लगाती है। गर्दाब जादूगर ने हंसते हुए कहा। अब परिस्तान से इतर लेने कौन जाए सरताज? इतना वक्त नहीं है। मगर तुम्हें उस इतर का किसने बताया है? सांगी जादूगरनी ने कहा। दरअसल मैं आज सरहद पर गश्त करने गया तो वहां से परिस्तान की मलका का तख्त गुजर रहा था। मैंने मलका का तख्त रोक लिया और सख्त लहजे में पूछगिछ की कि वो हमारे मुल्क की सरहद से क्यों गुजरी है। तो मलका परिस्तान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे रिश्वत के तौर पर अपना इतर दे दिया और मैंने उसे माफ करके छोड़ दिया। इस वक्त मैं वही इतर तुम्हें देने के लिए आया हूँ। गर्दाब जादूगर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। अच्छा, क्या इस इतर में कोई खास बात है सरताज? सांगी जादूगरनी ने खुश होते हुए पूछा। खास बात यह है कि शाह परिस्तान के हुक्म पर परिस्तान के तमाम इतर फरोशों ने मिलकर कई सालों की मेहनत से ये इतर तैयार किया है। इस इतर की खुशबू के सामने तकरीब में शरीक तमाम खवातीन के इतर मांद पड़ जाएंगे। गर्दाब जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, हैरत अंगेज, कहाँ है वो परिस्तानी इतर? सांगी जादूगरनी ने मुसरत भरे लहजे में पूछा तो गर्दाब जादूगर ने अपनी जेब में हाथ डालकर इतर की शीशी निकाली और शीशी का ढक्कन खोला तो सांगी जादूगरनी ने शीशी लेने के लिए बेख्तियार उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। पहले सूंघ तो लो बेगम, कितनी तेज और मशहूर कर देने वाली खुशबू है। गर्दाब जादूगर ने हंस कर कहा और शीशी सांगी जादूगरनी की नाक से लगा दी। सांगी जादूगरनी ने जोर से सूंघा
और चकरा कर फर्श पर गिर गई। वो बेहोश हो चुकी थी क्योंकि इतर नशावर था और गर्दाब जादूगर के रूप में उमरू अय्यार था, जिसने खुद को गर्दाब जादूगर का हम शक्ल बना रखा था। उमरू अय्यार ने जल्दी से सांगी जादूगरनी के हाथ पांव बांधे और उसकी जुबान में सुई पेवस्त कर दी और फिर रंगो रोगने अय्यारी से उमरू ने खुद को सांगी जादूगरनी का हम शक्ल बनाया और अलमारी से एक जनाना लिबास निकाल कर पहन लिया। उसने सांगी जादूगरनी को पलंग के नीचे छुपाया और इत्मीनान से महल की तलाशी लेने लगा। महल के एक कमरे में उसे दौलत से भरे चंद संदूक दिखाई दिए तो उमरू ने सारी दौलत अपनी जंबील में भर ली और फिर महल से बाहर आया जहां दरबान मौजूद था। दरबान, कालाम जादूगर का महल किस तरफ है? उमरू ने सांगी जादूगरनी की आवाज में दरबान से पूछा। आपके महल के पीछे कालाम जादूगर का महल है, दरबान ने मौदबाना लहजे में कहा तो उमरू वहां से चल दिया। वो गर्दाब जादूगर के महल की अकबी जानिब आया तो वहां उसे सुर्ख पत्थरों वाला महल दिखाई दिया। वो सरहदी मुहाफिज कालाम जादूगर का महल था। उमरू उस महल के दरवाजे पर पहुंचा जहां एक दरबान मौजूद था। दरबान ने उसे सांगी जादूगरनी समझकर अदब से सलाम किया। सेलाब जादूगरनी से कहो कि सालार गर्दाब जादूगर की बीवी उसे मिलने आई है। उमरू ने सांगी जादूगरनी की आवाज में दरबान से कहा तो दरबान महल के अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हमराह एक जवान औरत थी जो यकीनन सेलाब जादूगरनी ही थी। वाह, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरे शोहर के अफसर की बेगम मुझे मिलने आई है। आओ अंदर आ जाओ। सेलाब जादूगरनी उमरू को एक कमरे में ले आई और उमरू को कुर्सी पेश की। उमरू कुर्सी पर बैठ गया। सेलाब जादूगरनी कमरे से बाहर चली गई। चंद लम्हों बाद वो शरबत ले आई। उसने बड़े अदब से उमरू को शरबत पेश किया। उमरू ने शरबत पिया जो काफ़ी खुश जायका था। सेलाब जादूगरनी, मैं गवर्नर सबज जादूगरनी की बेटी की मंगनी में जा रही थी, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। उमरू ने सांगी जादूगरनी की आवाज़ में कहा। ओह, मगर मैं कैसे जा सकती हूँ? वहाँ तो सिर्फ अफसरों और सरदारों की बेगमात को मदऊ किया गया है। मेरा शोहर कोई अफसर नहीं बल्कि एक आम सिपाही है। सेलाब जादूगरनी ने अफसुर्दा लहजे में कहा। नहीं सेलाब जादूगरनी, तुम आम सिपाही की नहीं बल्कि अब एक अफसर की बीवी हो। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ये आप क्या कह रही हैं? सेलाब जादूगरनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं ठीक कह रही हूँ सेलाब जादूगरनी। मेरे शोहर गर्दाब जादूगर ने तुम्हारे शोहर कालाम जादूगर को अपना नाइब सालार मुकर्रर किया है। उमरू ने हंस कर कहा और जेब से वो कागज निकाल कर सेलाब जादूगरनी को दिखाया जिस पर गर्दाब जादूगर ने लिखा था कि आज से कालाम जादूगर को उसने अपना नाइब सालार मुकर्रर किया है। कागज पर लिखी गई तहरीर पढ़कर सेलाब जादूगरनी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। हाय, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरा शोहर कालाम जादूगर भी अफसर बन गया है। सेलाब जादूगरनी ने चहकते हुए कहा। अच्छा, अब तुम जल्दी से सिंगार करो और नया लिबास पहन लो। इतनी देर में मैं तुम्हारे महल की सैर कराती हूँ, उमरू ने कहा और कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर वो महल के मुख्तलिफ कमरों में घूमने लगा। आखिर एक कमरे में उसे सोने चांदी से भरे चंद संदूक नजर आ गए। उसने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और सारा सोना चांदी अपने जंबील में भरने लगा। अपने कमरे में सेलाब जादूगरनी सिंगार करते हुए खुश हो रही थी कि उसका शोहर नाइब सालार बन गया है। अब वो एक आम सिपाही की बजाय एक अफसर की बीवी की हैसियत से सांगी जादूगरनी के हमराह गवर्नर सब्ज जादूगर की बेटी की मंगनी में शिरकत करने जा रही है। थोड़ी देर बाद वो नया लिबास पहनकर जाने के लिए तैयार हो गई और उसी लम्हे सांगी जादूगरनी कमरे में दाखिल हुई। बहुत खूबसूरत लग रही हो सेलाब जादूगरनी, आओ गवर्नर के महल चले। सांगी जादूगरनी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा तो सेलाब जादूगरनी उसके हमराह चल दी और फिर वो दोनों महल से बाहर आ गईं। सेलाब जादूगरनी, क्या तुम सेलाब की तरह बहती हुई गवर्नर महल जाओगी? सांगी जादूगरनी ने पूछा। ओह, मैं समझी नहीं सांगी बेगम, सेलाब जादूगरनी ने चौंकते हुए कहा। अरे, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि सरदारों और अफसरों की बेगमात इतनी बड़ी तकरीब में पैदल जाना अपनी तौहीन समझती हैं? तुम भी अब अफसर की बीवी हो, इसलिए कोई सवारी बना लो, सांगी जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, माफ़ करना, मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरा शोहर आज ही अफसर बना है, सेलाब जादूगरनी ने शर्मिंदा होकर कहा।
और एक मंत्र पढ़कर जमीन की तरफ हाथ से इशारा किया तो फौरन ही जमीन से घोड़े जैसी जिसामत वाला खूबसूरत मोर निकल आया। वो दोनों मोर की पुष्ट पर सवार हुई तो सांगी जादूगरनी आगे बैठी और सैलाब जादूगरनी उसके पीछे। सैलाब जादूगरनी ने तिलिस्मी मोर को गवर्नर के महल चलने का हुक्म दिया तो मोर फिजा में बुलंद हुआ और एक तरफ उड़ने लगा। चंद लम्हों बाद तिलिस्मी मोर गवर्नर के महल के दरवाजे पर उतर गया। मोर को यहीं ठहरने का हुक्म दे दो, वापसी पर इसी पर चलेंगे तो दूसरी बेगमात पर अच्छा असर पड़ेगा। सांगी जादूगरनी ने सैलाब जादूगरनी से कहा, तिलिस्मी मोर, हमारी वापसी तक यहीं ठहर कर इंतजार करो। सैलाब जादूगरनी ने तिलिस्मी मोर को हुक्म देते हुए कहा और फिर वो दोनों मोर से उतरी और महल में दाखिल हो गईं। शाही महल के वसी और इस सहन में शामियानों के नीचे 20 औरतें कुर्सियों पर बैठी थीं। 2 रकासाएं नाच गा रही थीं। सांगी जादूगरनी और सैलाब जादूगरनी भी कुर्सियों पर बैठकर रक्स देखने लगी। जरा मालूम करके आओ कि खाने पीने का भी कोई इंतजाम है या नहीं। खाने में क्या देंगे और शरबत के मटके कहाँ हैं? सांगी जादूगरनी ने सैलाब जादूगरनी से सरगोशी के अंदाज में कहा। कोई मुझे पहचान न ले। सैलाब जादूगरनी ने डरते हुए कहा, कोई नहीं पहचानेगा क्योंकि तुम पहली मर्तबा यहाँ आई हो। तुम सिर्फ ये मालूम करके आओ कि खाने पीने का सामान कहाँ रखा है। सांगी जादूगरनी ने आहिस्ता से कहा तो सैलाब जादूगरनी कुर्सी से उठकर चली गई और सांगी जादूगरनी रक्स देखने लगी। चंद मिनट बाद सैलाब जादूगरनी वापस आती दिखाई दी तो सांगी जादूगरनी उठी और हजूम से निकलकर सैलाब जादूगरनी के करीब पहुंच गई। शामियानों के अकब में बिरयानी की देगे तैयार पड़ी हैं। शरबत संदल के भी कई मटके रखे हैं। मंगनी की रस्म अदा करने से पहले मेहमानों को बिरयानी और शरबत पेश किया जाएगा। सैलाब जादूगरनी ने आहिस्ता से कहा, अच्छा, वहाँ खाने पीने की निगरानी कौन कर रहा है? सांगी जादूगरनी ने पूछा। निगरानी करने वाली कनीजें नाच देखने में मसरूफ हैं। वहाँ सिर्फ एक कनीज बैठी है। सैलाब जादूगरनी ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ ठहरो, मैं ज़रा बिरयानी चख कर आती हूँ कि कैसी है, मसाला तेज़ है या हल्का, क्योंकि तेज़ मसाले से मुझे हैज़ा हो जाता है और शरबत ज़्यादा मीठा हो तो पेट में आंतें बल खाने लगती हैं। सांगी जादूगरनी ने कहा तो सैलाब जादूगरनी को बेहद हैरत हुई। सांगी जादूगरनी शामियानों के अकब में गई तो वहाँ बिरयानी की देगें और शरबत के मटके रखे हुए थे और एक कनीज वहाँ खाने पीने के सामान की निगरानी कर रही थी। उस कनीज ने सांगी जादूगरनी को देखा तो सलाम किया। अरे नेक बख्त, सारी कनीजें रक्स देख रही हैं और तुम यहाँ बैठी हो, क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता? सांगी जादूगरनी ने हंसकर कहा, क्या करूं बेगम साहिबा, यहाँ खाने की देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? कनीज ने बेचारगी से कहा, दिल मैला न करो, जाओ रक्स देखो, मैं कुछ देर यहाँ ठहरती हूँ। सांगी जादूगरनी ने हमदर्दाना लहजे में कहा तो कनीज खुश हो गई और रक्स देखने चली गई। सांगी जादूगरनी के भेस में उम्र अय्यार था। कनीज के जाने के बाद उसने जंबील से सफूफे बेहोशी निकाला और बिरयानी की देगों में छिड़क कर कफगीर से मिला दिया। फिर उसने शरबत के मटकों में भी सफूफे बेहोशी घोल दिया और वापस सैलाब जादूगरनी के पास आकर रक्स देखने लगा। चंद मिनट बाद रक्स खत्म हुआ और तमाम औरतें कुर्सियों पर बैठ गईं तो कनीज़ें बिरयानी और शरबत मेहमान खवातीन में तकसीम करने लगीं। सब औरतें खाने में मसरूफ़ हो गईं। सैलाब जादूगरनी भी बिरयानी खाने लगी मगर उमरू ने बिरयानी ना खाई। तुम भी खाओ, बहुत लजीज बिरयानी है, सैलाब जादूगरनी ने उमरू से कहा, जो सांगी जादूगरनी का हम शक्ल बना हुआ था। नहीं सैलाब जादूगरनी, मैं चख कर आई हूँ, बिरयानी में मसाला तेज़ है और शरबत भी बहुत मीठा है, मैं नहीं खाऊंगी, अगर मैंने खा लिया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। उमरू ने सांगी जादूगरनी की आवाज़ में कहा तो सैलाब जादूगरनी ने इसरार ना किया। तमाम खवातीन ने बिरयानी खाई और शरबत संदल पिया मगर चंद लम्हों बाद ही वो सब बेहोश हो गईं। तब उमरू अपनी कुर्सी से उठा और औरतों के जेवरात उतार उतार कर अपनी जंबील में भरने लगा। तमाम औरतों के जेवरात उतारने के बाद उमरू महल से बाहर आया और महल के दरवाजे के सामने खड़े तिलिस्मी मोर पर सवार होकर उसे सांगी जादूगरनी के महल चलने का हुक्म दिया तो तिलिस्मी मोर फिजा में बुलंद हुआ
और सांगी जादूगरनी के महल की तरफ परवाज करने लगा। चंद लम्हों बाद तिलिस्मी मोर सांगी जादूगरनी के महल में उतरा तो उमरू ने मोर को वहां ठहरने का हुक्म दिया और खुद मोर से उतरकर एक कमरे की तरफ बढ़ा। सांगी जादूगरनी के कमरे में आकर वो रंगो रोगने अय्यारी से अपनी शक्ल तब्दील करने लगा। गवर्नर सबज जादूगर की बेटी की मंगनी तिलिस्म के एक वजीर तूफान जादूगर से होने वाली थी। तूफान जादूगर मंगनी की रस्म के लिए बन ठन कर और कीमती लिबास पहनकर अपने चंद साथियों के हमरा शाही महल पहुंचा। वो महल में दाखिल हुआ तो शामियानों के नीचे तमाम खवातीन को बेहोश देखकर बेहद परेशान हुआ और सोचने लगा कि आखिर क्या चक्कर है, मेहमान खवातीन कैसे बेहोश हुईं। इतने में गवर्नर सबज जादूगर खुद भी मंगनी में शिरकत करने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसे भी हैरत हुई। उसने सिपाहियों को तलब करके हुक्म दिया कि बेहोश औरतों को होश में लाया जाए। सिपाही औरतों पर पानी छिड़कने लगे और फिर जल्द ही तमाम औरतों को होश आ गया, लेकिन वो अपने जेवरात गायब पाकर चीखने चिल्लाने और रोने पीटने लगी। अरे हम लुट गए, हाय हम बर्बाद हो गए, हमारे जेवरात लूट लिए गए। औरतें चिल्ला चिल्ला कर वावेला करने लगी, मगर सिर्फ मेहमान औरतों के ही जेवरात नहीं लूटे गए थे, बल्कि गवर्नर की मलका और बेटी के जेवरात भी गायब थे। तुम सबको किसने बेहोश किया है? किसने तुम्हारे जेवरात लूटे हैं? गवर्नर सबज जादूगर ने गुस्सीले लहजे में उनसे पूछा। हमें क्या मालूम, हमने तो बिरयानी खाई और शरबत पिया था, उसके बाद कुछ होश नहीं रहा, एक औरत ने रोते हुए कहा। तो सबज जादूगर एक मंत्र पढ़कर बर्तनों में बची हुई बिरयानी और शरबत पर फूंक मारने लगा तो उसमें सफूफ दिखाई देने लगा। सबज जादूगर ने एक सिपाही को वो सफूफ चखने का हुक्म दिया। सिपाही ने सफूफ चखा तो वो फौरन ही बेहोश होकर गिर पड़ा। सबज जादूगर समझ गया कि सफूफ नशावर है जो बिरयानी और शरबत में मिलाया गया है। सबज जादूगर ने उन कनीज़ों को तलब किया जो खाने की निगरानी पर मामूर थीं। सबज जादूगर के हुक्म पर कोतवाल उन कनीज़ों को मारने पीटने और पूछने लगा कि बिरयानी और शरबत में सफूफे बेहोशी किसने मिलाया था। हजूर, अगर हम में से कोई खाने पीने में सफूफ मिलाती तो वो खुद ना खाती। ये कसूर शाही बावर्चियों ने किया है, जिन्होंने बिरयानी और शरबत तैयार करके यहाँ भेजा है। एक कनीज ने चीखते हुए कहा तो सबज जादूगर के हुक्म पर सिपाही बावर्चियों को पकड़ कर ले आए। सबज जादूगर ने शाही बावर्चियों से पूछगिछ की, मगर बावर्चियों ने कस्में खाकर कहा कि उन्होंने खाने पीने में सफूफ नहीं मिलाया। तो सबज जादूगर ने मंत्र पढ़कर एक रस्सी पर फूंका और रस्सी का फंदा बन गया। जिसने भी बिरयानी और शरबत में सफूफ मिलाने का जुर्म किया है, फंदा उसकी गर्दन में जा पड़ेगा। सबज जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा और फिर उसने बावर्चियों और कनीज़ों को एक कितार में खड़ा करके रस्सी का फंदा फिजा में उछाला। फंदा बुलंदी से नीचे गिरने लगा, लेकिन वो फंदा किसी कनीज या बावर्ची की गर्दन पर गिरने के बजाय सबज जादूगर के कदमों में आ गिरा। तो सबज जादूगर हैरान रह गया। इसका मतलब है कि तुम सब बेकसूर हो, लेकिन आखिर किसी ने तो खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई होगी और मेहमान खवातीन के बेहोश होने के बाद उनके जेवरात लूट लिए। दरबान को हाजिर किया जाए। सबज जादूगर ने परेशान लहजे में कहा तो सिपाही दरबान को पकड़कर अंदर ले आए। तुम बताओ, तुमने खाने पीने के दौरान किस किस औरत को महल से बाहर जाते देखा था? सबज जादूगर ने दरबान से पूछा। हजूर, मैंने सिर्फ सांगी जादूगरनी को देखा था। वो महल से बाहर आई और अपने तिलिस्मी मोर पर बैठकर चली गई, दरबान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। सैलाब जादूगरनी भी रो रही थी क्योंकि उसके जेवरात भी गायब थे। दरबान की बात सुनकर वो चौंकी और समझ गई कि हो ना हो सांगी जादूगरनी ही कसूरवार है, क्योंकि वही बिरयानी और शरबत चखने गई थी। फिर खाना तकसीम हुआ तो सांगी जादूगरनी ने कुछ नहीं खाया था और औरतों के बेहोश होने के बाद वही बाहर गई थी। लेकिन सैलाब जादूगरनी ने सबज जादूगर को कुछ बताने की बजाय खामोश रहना बेहतर समझा, क्योंकि अव्वल तो वहाँ उससे कोई वाकिफ नहीं था। फिर अगर वो बोलती तो दरबान उसे पहचान कर सबज जादूगर को बता देता कि वो सांगी जादूगरनी के हमराह तिलिस्मी मोर पर सवार होकर यहाँ आई थी। लेकिन सांगी जादूगरनी अकेली इतनी लूट मार कैसे कर सकती है? क्या उसके साथ कोई मर्द भी आया था? सबज जादूगर ने दरबान से पूछा। नहीं हजूर, मर्द तो कोई नहीं, अलबत्ता सैलाब जादूगरनी आई थी। वो खड़ी है,
دربان نے سیلاب جادوگرنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سبز جادوگر نے جلدی سے سیلاب جادوگرنی کی طرف دیکھا اور سیلاب جادوگرنی خوف سے کانپنے لگی۔ تم کون ہو سیلاب جادوگرنی؟ سبز جادوگر نے اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کالام جادوگر کی بیوی ہوں حضور، سیلاب جادوگرنی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا، وہ سرحدی محافظ، مگر تم سانگی جادوگرنی کے ہمراہ یہاں کیوں آئی تھی؟ کس نے تمہیں دعوت دی تھی؟ سبز جادوگر نے سیلاب جادوگرنی کو گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ اور بھی گھبرا گئی۔ عالی جاہ، میں خود نہیں آئی تھی، مجھے تو سانگی جادوگرنی اپنے ساتھ لائی تھی، سیلاب جادوگرنی نے روتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں، جبکہ تم ایک عام سپاہی کی بیوی ہو اور یہاں صرف افسروں کی بیگمات کو بلایا گیا تھا؟ سبز جادوگر نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ حضور، سانگی جادوگرنی نے میرے گھر آ کر مجھ سے کہا تھا کہ اب میں افسر کی بیوی ہوں، اس لیے منگنی میں چلوں۔ سانگی جادوگرنی کے شوہر گرداب جادوگر نے میرے شوہر کالام جادوگر کو اپنا نائب سالار مقرر کیا ہے، سیلاب جادوگرنی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بکتی ہو تم، گرداب جادوگر مجھ سے اجازت لیے بغیر کبھی کسی کو افسر نہیں بنا سکتا، سبز جادوگر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آپ یقین کریں جناب، مجھے سانگی جادوگرنی نے وہ کاغذ بھی دکھایا تھا جس پر گرداب جادوگر نے لکھا تھا کہ وہ آج سے کالام جادوگر کو اپنا نائب سالار مقرر کرتا ہے۔ اس تحریر کے ساتھ گرداب جادوگر کے دستخط اور مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ سیلاب جادوگرنی نے کہا، عالی جاہ، آپ جادو کے ذریعے معلوم کریں کہ سانگی جادوگرنی نے یہاں لوٹ مار کیوں کی اور گرداب جادوگر نے ایک عام سپاہی کو یکدم نائب سالار کے عہدے پر ترقی کیوں دی جبکہ اسے یہ اختیار حاصل نہیں تھا؟ قریب کھڑے غافل جادوگر نے سبز جادوگر سے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو سبز جادوگر نے سر ہلایا اور ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ہی وہاں ایک پتلا نمودار ہو گیا۔ وہ طلسمی پتلا کاغذ کا بنا ہوا تھا۔ سب لوگ طلسمی پتلے کو غور سے دیکھنے لگے۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسمی پتلے نے سبز جادوگر کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ سانگی جادوگرنی کہاں ہے؟ کیا اس کا شوہر گرداب جادوگر سرحد پر گیا ہوا ہے یا نہیں؟ سبز جادوگر نے پتلے سے پوچھا۔ سانگی جادوگرنی اپنے محل میں ہے آقا، لیکن گرداب جادوگر عمرو عیار کی قید میں ہے، طلسمی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عمرو عیار؟ عمرو نے گرداب جادوگر کو کیسے قید کر لیا؟ عمرو تو اپنے ملک میں تھا، سبز جادوگر نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں میرے آقا، عمرو سانگی جادوگرنی کے محل میں ہے، طلسمی پتلے نے تیزی سے کہا۔ عمرو کا نام سن کر وہاں موجود سب لوگ حیران و پریشان اور خوف زدہ نظر آنے لگے تھے۔ سبز جادوگر حیران تھا کہ عمرو وہاں کیسے اور کب پہنچا، جبکہ اس نے صبح سبز طلسمی ناگ کے ذریعے عمرو کو پیغام بھیجا تھا تو اس وقت عمرو اپنے ملک میں ہی تھا اور عمرو نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے بھائی کی لوٹی ہوئی دولت واپس طلسم ہوش ربا میں اس کے بھائی کو پہنچا دے گا۔ لیکن سانگی جادوگرنی نے یہاں عورتوں کو بے ہوش کر کے ان کے زیورات کیوں لوٹے؟ سبز جادوگر نے طلسمی پتلے سے پوچھا۔ آقا، لوٹ مار سانگی جادوگرنی نے نہیں بلکہ عمرو عیار نے کی ہے، اور اسی نے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی، طلسمی پتلے نے جواب دیا۔ اچھا، تو یہ لوٹ مار عمرو عیار نے کی ہے، لیکن سانگی جادوگرنی کیوں سیلاب جادوگرنی کے محل گئی اور اسے یہاں لائی تھی؟ سبز جادوگر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دراصل سیلاب جادوگرنی کا محل لوٹنے کے لیے عمرو عیار سانگی جادوگرنی کا ہمشکل بن کر وہاں گیا تھا۔ اس نے سیلاب جادوگرنی کی دولت لوٹی اور اسے چکر دے کر یہاں لایا کیونکہ وہ اس محل کا راستہ نہیں جانتا تھا، طلسمی پتلے نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تو اپنی دولت لٹ جانے کا سن کر سیلاب جادوگرنی ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ لیکن عمرو سانگی جادوگرنی کے محل کیسے پہنچا اور وہاں اس نے کیا کیا؟ سبز جادوگر نے غراتے ہوئے طلسمی پتلے سے پوچھا۔ آقا، عمرو گرداب جادوگر کو بے ہوش کر کے اور خود اس کا ہمشکل بن کر سانگی جادوگرنی کے محل پہنچا تھا۔ وہاں اس نے سانگی جادوگرنی کو بے ہوش کر کے اس کی دولت لوٹی اور پھر خود کو سانگی جادوگرنی کا ہمشکل بنا کر عمرو سیلاب جادوگرنی کے پاس گیا تھا، طلسمی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو کی طلسم جالوت میں موجودگی کا یقین ہونے پر
सब्ज जादूगर गजबनाक हो गया। कोतवाल, फौरन सांगी जादूगरनी के महल जाओ और उमरू अय्यार को गिरफ्तार करके ले आओ। वो अय्यार चोर सांगी जादूगरनी का हमशक्ल बना हुआ है। उसने हमें धोखा दिया और हमारे भाई की लूटी हुई दौलत वापस करने का वादा करके यहाँ लूट मार करने पहुंच गया। सब्ज जादूगर ने गुस्से से गुर्राते हुए कोतवाल गाफिल जादूगर को हुक्म देते हुए कहा, तो गाफिल जादूगर फौरन ही चंद सिपाहियों के हमराह सांगी जादूगरनी के महल की तरफ रवाना हो गया। हजूर, हमारे जेवरात उमरू अय्यार से वापस दिलाए जाएं, वरना हमारे शोहर हमें मारेंगे। औरतों ने सब्ज जादूगर से फरियाद करते हुए कहा, फिक्र मत करो, उमरू अय्यार से सबके जेवरात वापस लिए जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम सब हमारी दावत पर यहाँ आई हो। अगर उमरू से जेवरात ना लिए जा सके तो शाही खजाने से तुम्हें नए जेवरात बनवा कर दिए जाएंगे। सब्ज जादूगर ने कहा, आली जा, क्या हम जेवरात के बगैर वापस घर जाएं? एक और जादूगरनी ने सब्ज जादूगर से पूछा, नहीं, तुम सब फिलहाल यहाँ रहो और उमरू आ जाए तो सब खवातीन मिलकर उमरू को जूते मार मार कर गंजा कर डालो। उसके बाद मैं खुद उसे सजा दूंगा। सब्ज जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो उस मक्कार बुड्ढे को 100 जूते मारूंगी। कमबख्त ने मेरी अंगूठी तक नहीं छोड़ी। सब्ज जादूगर की बीवी ने गुस्सीले लहजे में कहा, और मैं उस खबीस की चूहे जैसी मूंछें नोचूंगी। एक वजीर की बेगम ने गुर्राते हुए कहा, तो दूसरी औरतें भी इसी तरह अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए उमरू की गिरफ्तारी का इंतजार करने लगी। सब्ज जादूगर सोच रहा था कि उससे गलती हुई है। उसे चाहिए था कि अपनी बेटी की मंगनी हो जाने के बाद उमरू को पैगाम भेजता, मगर उसे क्या मालूम था कि उमरू उसकी धमकी सुनने के बाद फौरन लूट मार करने यहाँ पहुँच जाएगा। कोतवाल गाफिल जादूगर अपने सिपाहियों के हमराह गर्दाब जादूगर के महल पहुंचा तो दरवाजे पर दरबान मौजूद नहीं था। कोतवाल ने दस्तक दी और इंतजार करने लगा। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और दरबान बाहर आया। उसने कोतवाल गाफिल जादूगर को सलाम किया। सांगी जादूगरनी कहाँ है? मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। गाफिल जादूगर ने दरबान से सख्त लहजे में कहा, वो तो नशा पीकर सो रही है जनाब, मुश्किल से ही बेदार होंगी। दरबान ने मुद्दबाना लहजे में कहा, अच्छा, तो वो कमबख्त लूट मार करने के बाद सो रहा है, मैं अभी उसकी आंखें खोलता हूँ। गाफिल जादूगर ने दांत पीसते हुए कहा, जनाब, वो सो नहीं रहा, वो सो रही है। दरबान ने जल्दी से कहा, बको मत अहमक आदमी, वो सांगी जादूगरनी नहीं बल्कि उसका हमशक्ल उमरू अय्यार है, और वो शाही महल में मेहमान औरतों के जेवरात लूट कर आया है। गाफिल जादूगर ने दरबान को डांटते हुए कहा तो दरबान सहम गया और गाफिल जादूगर सिपाहियों के हमराह महल में दाखिल हो गया। महल के एक कमरे में पलंग पर सांगी जादूगरनी गहरी नींद सो रही थी। उमरू अय्यार, उठ जाओ वरना मार मार कर सारा नशा दूर कर दूंगा। गाफिल जादूगर ने गुर्राती हुई आवाज में सांगी जादूगरनी से कहा, मगर सांगी जादूगरनी की आंख ना खुली और ना ही उसकी जिस्म में कोई हरकत हुई। जनाब, ये कमबख्त नशा पीकर बेहोशी की नींद सो रहा है, आसानी से नहीं जागेगा। एक सिपाही ने गाफिल जादूगर से मुद्दबाना लहजे में कहा, ठीक है, इसके हाथ पांव बांधो और उठाकर ले चलो। सब्ज जादूगर के सामने इसे होश में लाया जाएगा। गाफिल जादूगर ने हुक्म देते हुए कहा तो सिपाहियों ने सांगी जादूगरनी के हाथ पांव बांधे और कोतवाल गाफिल जादूगर के हमराह वापस चल दिए। चंद मिनट बाद वो लोग शाही महल पहुंचे तो सब लोग उनके मुंतजिर थे। सिपाहियों ने सांगी जादूगरनी को सब्ज जादूगर के कदमों में डाल दिया। बदबख्त, कैसे सांगी जादूगरनी का भेस बदलकर उसका हमशक्ल बना हुआ है, जरा भी नहीं पहचाना जाता। सब्ज जादूगर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मगर ये बेहोश क्यों है? सब्ज जादूगर की बीवी ने उसीले लहजे में पूछा। कमबख्त ने लूट मार की खुशी में यहाँ से जाते ही नशा पी लिया था, नशे में बेहोश है। गाफिल जादूगर ने जवाब देते हुए कहा, मैं अभी इस हराम खोर का नशा दूर करता हूँ। सब्ज जादूगर ने गुस्से से कहा और एक मंत्र पढ़कर सांगी जादूगरनी पर फूंका तो उसे होश आ गया और वो हैरत भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। उमरू, इन औरतों के जेवरात कहाँ हैं जो तुम लूट कर ले गए थे? जल्दी बोलो। सब्ज जादूगर ने तहक्कुमाना लहजे में कहा तो उसके सवाल पर सांगी जादूगरनी हैरत से उछल पड़ी, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। तमाम औरतें उसे गुस्से से घूर रही थीं।
सुनो, तुम में से जिस जिस के उमरू ने जेवरात उतारे हैं वो सब उमरू को जूते मारे, तब ये खबीस बताएगा कि जेवरात उसने कहाँ छुपाए हैं। सबज जादूगर ने तमाम औरतों को मुखातिब करते हुए कहा तो तमाम औरतों ने अपने अपने जूते उतारे और फिर तड़ तड़ की जोरदार आवाज के साथ सांगी जादूगरनी के सर पर जूतों की बारिश होने लगी। सांगी जादूगरनी के हाथ पांव बंधे हुए थे। वो अपने सर पर पड़ने वाले जूतों की तकलीफ से तड़पने लगी, लेकिन इसके मुंह से न कोई चीख निकली और ना ही कोई आवाज। चंद लम्हों में ही उसके सर के लंबे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। उसके जख्मी सर से खून बह रहा था और उस पर नीम बेहोशी तारी हो गई थी। सबज जादूगर के हुक्म पर एक सिपाही ने सांगी जादूगरनी के चेहरे पर पानी डाला तो वो दोबारा होश में आ गई। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। जूते मारने वाली औरतें पीछे हट गई थीं। जवाब दो उमरू, लूटे हुए जेवरात कहाँ है, वरना ये औरतें दोबारा तुम्हारी मुरम्मत शुरू कर देंगी। सबज जादूगर ने सांगी जादूगरनी को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, लेकिन सांगी जादूगरनी कुछ ना बोली और आंसू बहाती रही। तुम सब गिन गिन कर इस मक्कार के सर पर 10-10 जूते और मारो, तब ये जवाब देगा। सबज जादूगर ने औरतों से कहा तो सांगी जादूगरनी ने घबराकर फौरन अपने मुंह से जबान निकाली और सबज जादूगर को दिखाने लगी। आली जाह, उमरू खबीस आपके आगे जुबान निकालकर बेअदबी कर रहा है, इसकी जुबान काटी जाए। सबज जादूगर की बीवी ने गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन सबज जादूगर चौंक पड़ा क्योंकि सांगी जादूगरनी की जुबान में उसे एक सुई पैवस्त दिखाई दी थी। औरतें जूते संभाल कर दोबारा सांगी जादूगरनी के करीब आ गईं, लेकिन सबज जादूगर ने उन्हें इशारे से रोक दिया। उमरू की जुबान से सुई निकाल दो ताकि ये बोल सके। सबज जादूगर ने करीब खड़े कोतवाल से तहकुमाना लहजे में कहा तो कोतवाल गाफिल जादूगर आगे बढ़ा और उसने झुककर सांगी जादूगरनी की जुबान से सुई खींच ली। हजूर, मैंने किसी के जेवर नहीं उतारे, सांगी जादूगरनी ने फौरन ही चीखते हुए कहा। बको मत, औरतों की आवाज में बोलकर तुम हमें फरेब नहीं दे सकते, सबज जादूगर ने गुर्राते हुए कहा। मैं उमरू अय्यार नहीं हूँ आली जाह, यकीन कीजिए हजूर, सांगी जादूगरनी ने रोते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े बहरूपिये हो, सैलाब जादूगरनी ने बताया है कि तुम ही उसके साथ यहाँ आए थे, सबज जादूगर ने गुस्से से कहा। तो सांगी जादूगरनी ने एक मंत्र पढ़कर अपने हाथ पांव पर फूंक मारी तो बंधी हुई रस्सियां फौरन पानी बनकर बह गईं। सांगी जादूगरनी के हाथ पांव आज़ाद हो गए। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। हजूर, मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूँ और मेरा नाम सांगी जादूगरनी है। आप बेशक जादू के जरिए तस्दीक कर लें, वरना मैं खुद तिलिस्मी पुतले को तलब करके अपनी सच्चाई की गवाही दिलवाती हूँ। सांगी जादूगरनी ने सबज जादूगर से मुद्दबाना लहजे में कहा, ठहरो, हमें जादू से पता चला था कि उमरू सांगी जादूगरनी का हमशक्ल बना हुआ है। अगर तुम उमरू नहीं हो तो फिर उमरू कहाँ है और किस शक्ल में है? सबज जादूगर ने परेशान से लहजे में कहा तो सांगी जादूगरनी ने एक मंत्र पढ़कर हवा में फूंक मारी तो फौरन ही फिजा में एक सफ़ेद कबूतर नमूदार होकर सांगी जादूगरनी के कंधे पर आ बैठा। सांगी जादूगरनी को जूते मारने वाली खवातीन हैरान हो रही थीं कि सांगी जादूगरनी के रूप में उमरू नहीं था और उन्होंने उस बेचारी को जूते मार मार कर उसका सर जख्मी और गंजा कर दिया था। तिलिस्मी कबूतर, ये बताओ कि मेरे शोहर गर्दाब जादूगर ने मुझे नशावर इतर से क्यों बेहोश किया और मैं कौन हूँ? सांगी जादूगरनी ने कबूतर से कहा, ये भी बताओ कि उमरू जो सांगी जादूगरनी का हमशक्ल बनकर यहाँ आया था अब किस शक्ल में और कहाँ है? सबज जादूगर ने जल्दी से कहा, आपको गर्दाब जादूगर ने नहीं बल्कि उमरू ने नशावर इतर से बेहोश किया था जो गर्दाब जादूगर का हमशक्ल बना हुआ था, और उमरू इस वक्त आपके महल के दरबान का हमशक्ल बना हुआ है। तिलिस्मी कबूतर ने पहले सांगी जादूगरनी और फिर सबज जादूगर से मुखातिब होकर कहा तो वह सब हैरान से रह गए। दरबान तो महल के दरवाजे पर खड़ा था। गाफिल जादूगर ने बौखलाकर सबज जादूगर से कहा, जल्दी जाओ, उमरू को हमारे तिलिस्म से बचकर नहीं जाना चाहिए, वरना तिलिस्म होशरुबा का शहनशाह मुझसे गवर्नरी छीन कर किसी और को तिलिस्म जालूद का गवर्नर बना देगा।
सब्ज जादूगर ने चीखते हुए गाफिल जादूगर से कहा, अब उसका बाप भी मेरे हाथों से नहीं बच सकता, आलीजा। गाफिल जादूगर ने जोशीले अंदाज में कहा और चंद सिपाहियों के साथ फौरन महल से निकलकर सांगी जादूगरनी के महल की तरफ दौड़ने लगा। वो सांगी जादूगरनी के महल पहुंचा तो दरबान दरवाजे के पास ही इत्मीनान से सो रहा था और उसके हाथ में एक खाली बोतल थी। गाफिल जादूगर ने उसके हाथ से बोतल छीन कर सूंघी तो उसे बू से पता चल गया कि बोतल नशावर शरबत की थी। उसने गुस्से से दरबान के पहलू में लात मारी, लेकिन दरबान बेदार ना हुआ और ना ही उसके जिस्म में कोई हरकत हुई। गाफिल जादूगर गजबनाक हो गया। उसके हुक्म पर सिपाहियों ने दरबान को उठाकर जोर से जमीन पर पटका तो दरबान की चीख निकल गई और उसे होश आ गया। उमरू अय्यार, नशा पीकर धुत पड़े हो, उठो हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हें बांध कर ले जाएंगे। गाफिल जादूगर ने गुर्राते हुए कहा, मम मैं उमरू नहीं हूँ जनाब, मुझे तो सांगी जादूगरनी ने गवर्नर के महल से वापस आते ही नशावर बर्फी खिलाई थी और मैं बेहोश हो गया था। दरबान ने खौफ से हकलाते हुए कहा तो गाफिल जादूगर चौंक पड़ा। उसे दरबान के बयान में सच्चाई महसूस हुई और उसने फौरन ही एक मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा तो जमीन से एक तिलिस्मी पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है आका? तिलिस्मी पुतले ने मोहब्बाना लहजे में कहा। उमरू इस वक्त कहाँ है और किस शक्ल में है? गाफिल जादूगर ने तहकुमाना लहजे में पुतले से पूछा। आका, उमरू इस दरबान का हमशक्ल बना हुआ है और इस वक्त आपके महल में आपकी बेगम से बातें कर रहा है। तिलिस्मी पुतले ने जवाब दिया तो गाफिल जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा। उमरू की अपने महल में मौजूदगी का सुनकर उस पर बौखलाहट तारी हो गई। उसने तिलिस्मी पुतले पर फूंक मारी तो तिलिस्मी पुतला गायब हो गया। जल्दी चलो, कहीं उमरू अय्यार मेरा खजाना ना लूट ले, गाफिल जादूगर ने चीखते हुए लहजे में सिपाहियों से कहा और फिर वो सिपाहियों के हमराह शहर के आखिरी हिस्से में वाक़या अपने महल की तरफ दौड़ने लगा। उमरू सांगी जादूगरनी के दरबान का हमशक्ल बनकर गाफिल जादूगर के महल में पहुंचा था। उसने महल के दरवाजे पर खड़े दरबान को बताया कि उसे गाफिल जादूगर ने ज़रूरी काम के लिए भेजा है और वो गाफिल जादूगर की बीवी से मिलना चाहता है। तो दरबान महल के अंदर गया। मैंने चमचम जादूगरनी को बता दिया है, उसने तुम्हें अंदर तलब किया है। दरबान ने बाहर आकर उमरू से कहा तो उमरू महल में दाखिल हुआ और आगे बढ़ने लगा। एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उमरू उस कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर एक जादूगरनी बैठी हुई थी। उमरू ने उसे अदब से सलाम किया। यकीनन वही चमचम जादूगरनी थी। गाफिल जादूगर ने तुम्हें किस काम से भेजा है? चमचम जादूगरनी ने सलाम का जवाब देकर पूछा। गवर्नर की बेटी की मंगनी में परिस्तान से कलाकंद मंगवा कर मेहमानों को खिलाई गई थी। आप चूंकि शाही महल में नहीं गई थी इसलिए आपके शोहर ने आपके लिए कलाकंद भेजी है। उमरू ने मौदबाना लहजे में कहा और जेब से कलाकंद का लिफाफा निकालकर चमचम जादूगरनी को पेश कर दिया तो उसने लिफाफा मेज़ पर रख दिया। आपके शोहर ने फरमाया था कि चख कर देख लें और पसंद आ जाए तो बताएं ताकि परिस्तान से मज़ीद कलाकंद मंगवा कर रख ली जाए, क्योंकि इस वक्त गवर्नर के खर्चे पर मिल जाएगी, बाद में अपनी रकम से मंगवाना पड़ेगी। उमरू ने कहा तो चमचम जादूगरनी ने लिफाफे से कलाकंद का एक टुकड़ा निकाल कर खाया, लेकिन खाते ही बेहोश होकर कुर्सी से नीचे जा गिरी क्योंकि कलाकंद नशावर थी। उमरू ने लिफाफा उठाकर जंबील में डाला और तेजी से अपना हुलिया तब्दील करने लगा। उसने रंगो रोगने अय्यारी से खुद को चमचम जादूगरनी का हमशक्ल बनाया और चमचम जादूगरनी को सांगी जादूगरनी के दरबान का हमशक्ल बनाकर उसे दरबान का लिबास पहनाया और खुद चमचम जादूगरनी का लिबास पहन लिया। फिर चमचम जादूगरनी के हाथ पांव बांधे और उसकी जुबान में सुई पेवस्त कर दी। इस काम से फारिग होकर वो महल की तलाशी लेने और दौलत लूटने के इरादे से कमरे से बाहर आया तो उसी लम्हे गाफिल जादूगर आता दिखाई दिया। उसके साथ चंद सिपाही भी थे। उमरू उसे देखकर रुक गया। सरताज, तुम बड़े मौके पर आए हो। मैं तुम्हें इत्तला देने के लिए दरबान को तुम्हारी तरफ रवाना करने ही जा रही थी। उमरू ने चमचम जादूगरनी की आवाज़ में गाफिल जादूगर से कहा। क्यों? सांगी जादूगरनी के महल का दरबान कहाँ है? गाफिल जादूगर ने चौंकते हुए तेजी से पूछा। उसी के बारे में तुम्हें इत्तला भेजने वाली थी सरताज।
उस खबीस ने मुझे बेहोश करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने मंत्र पढ़कर उसे बेहोश कर दिया। अंदर बंधा पड़ा है। उमरू ने कहा तो गाफिल जादूगर तेजी से कमरे में आया और वहां फर्श पर बेहोश पड़े दरबान को देखकर इत्मीनान का सांस लिया। चमचम, अच्छा हुआ तुमने मेरे आने से पहले इसे बेहोश कर दिया। ये दरबान असल में उमरू अय्यार है और सबज जादूगर ने मुझे इसकी गिरफ्तारी के लिए सांगी जादूगरनी के महल भेजा था, लेकिन वहां मुझे तिलिस्मी पुतले से पता चला कि ये मक्कार मेरे महल में है और तुमसे बातें कर रहा है, तो मैं फौरन इस तरफ दौड़ पड़ा। गाफिल जादूगर ने मुसलसल बोलते हुए कहा, ओह, फिर तो इस खबीस उमरू को फौरन यहाँ से ले जाओ, इसे होश आ गया तो भाग जाएगा। उमरू ने घबराकर चमचम जादूगरनी की आवाज़ में कहा तो गाफिल जादूगर ने सिपाहियों को अंदर तलब करके बेहोश दरबान के बारे में हुक्म दिया कि दरबान को इसी हालत में उठाकर गवर्नर के महल ले चलें। फिर वो खुद भी उन सिपाहियों के साथ महल से निकल गया जिन्होंने दरबान को उठाया हुआ था। उनके जाने के बाद उमरू कमरे से बाहर आया और तेजी से महल की तलाशी लेता हुआ उस कमरे में जा पहुंचा जहां मालो दौलत से भरे कई संदूक रखे थे। उमरू ने तमाम दौलत अपनी जंबील में भरी और महल से बाहर आ गया जहां दरबान खड़ा था। मेरे लिए हवाई घोड़ा बनाओ, मुझे गवर्नर के महल जाना है, उमरू ने चमचम जादूगरनी की आवाज़ में दरबान को हुक्म देते हुए कहा। तो दरबान ने एक मंत्र पढ़कर हवा में फूंक मारी तो फौरन ही फिजा में एक हवाई घोड़ा नमूदार होकर उनके सामने ज़मीन पर उतर आया। इसे मेरे ताबे कर दो क्योंकि मुझे इसी पर वापस आना है, उमरू ने दरबान से कहा। तो दरबान ने तिलिस्मी घोड़े को उमरू के ताबे कर दिया। तब उमरू ने दरबान को साथ लिया और महल के अंदर आकर अपनी जेब से सुरमादानी निकाली। दरबान उसे हैरत से देख रहा था। सुनो, हो सकता है मेरी गैर मौजूदगी में उमरू भेस बदल कर यहाँ आए और तुम उसे पहचान ना सको। ये सुरमा आंखों में लगा लो। उमरू जिस शक्ल में भी आएगा, इस सुरमे की वजह से तुम उमरू की शक्ल पहचान लोगे, तब तुम उसे गिरफ्तार कर लेना, उमरू ने मुस्कुराते हुए दरबान से कहा और सुरमे की सलाई दरबान की दोनों आंखों में डाली तो फौरन ही दरबान लड़खड़ा कर गिरा और बेहोश हो गया। उमरू ने उसे उठाकर अपनी जंबील में डाला और महल से बाहर निकल आया। बाहर खूबसूरत और लंबे परों वाला सफ़ेद तिलिस्मी घोड़ा उसका मुंतजिर था। उमरू उस पर सवार हुआ और घोड़े को तिलिस्म जालूद के शाही खजाने की अमारत की तरफ चलने का हुक्म दिया तो घोड़ा फिजा में बुलंद हुआ और एक समत उड़ने लगा। उमरू ने फैसला किया था कि शाही खजाना लूटने के बाद वो वापस अपने मुल्क चला जाएगा। चंद लम्हों बाद तिलिस्मी घोड़ा शाही खजाने की अमारत के सहन में उतरा तो वहाँ पहरा देने वाले मुहाफिज जल्दी से करीब आ गए। उमरू ने घोड़े से उतरते वक्त झुककर घोड़े के कान में कहा कि वो वहीं ठहरा रहे। सुनो, तुम लोग अपनी अपनी जगह होशियार खड़े रहो, अभी मेरा शोहर गाफिल जादूगर यहाँ आने वाला है। उसे गवर्नर ने वजीर खजाना और मुझे खजाने की इंचार्ज मुकर्रर किया है। मैं अंदर खजाने का शुमार करने जा रही हूँ। मेरे बाहर आने तक कोई अंदर ना आए, वरना सजा से नहीं बच सकेगा। क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्या नाम है मेरा? उमरू ने मुहाफिजों से बात करते हुए कहा। जी हाँ, आप कोतवाल गाफिल जादूगर की बेगम चमचम जादूगरनी हैं, एक मुहाफिज ने मोदबाना लहजे में कहा। तुमने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। लो, इसी खुशी में मिठाई खाओ और अपने साथियों को भी खिलाओ, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा और जंबील से कलाकंद का लिफाफा निकालकर उस मुहाफिज को दे दिया। मुहाफिजों ने कलाकंद खाई और बेहोश होकर गिरने लगे। सब मुहाफिजों के बेहोश होते ही उमरू कमरों की तरफ बढ़ गया। खजाने के 7 कमरे मालो दौलत से भरे हुए थे। उमरू तेजी से तमाम मालो दौलत अपनी जंबील में भरने लगा। थोड़ी देर में उसने सारा खजाना अपनी जंबील में भर लिया, लेकिन सुलेमानी जंबील अब भी खाली दिखाई दे रही थी। इस काम से फारिग होकर उमरू ने अपनी जंबील में कैद चमचम जादूगरनी के दरबान को निकाला और रंगो रोगने अय्यारी से उसे अपना हमशक्ल बनाने लगा। फिर वो कमरे से बाहर आया और बाहर बेहोश मुहाफिजों में से एक मुहाफिज को उठाकर अंदर ले आया। उसने मुहाफिज को रंगो रोगने अय्यारी से चमचम जादूगरनी का हमशक्ल बनाया और ख़ुद को मुहाफिज का हमशक्ल बनाने के बाद उससे लिबास भी तब्दील कर लिया। मुहाफिज अब चमचम जादूगरनी दिखाई दे रहा था। उमरू ने उसे वहीं दरबान के पास डाल दिया और बाहर आकर घोड़े पर सवार हो गया।
اس نے तिलिस्मी घोड़े को तिलिस्म जालूत से बाहर चलने का हुक्म दिया तो घोड़ा फिजा में बुलंद हुआ और फिर तेजी से एक तरफ उड़ने लगा। गवर्नर सबज जादूगर के महल में सबज जादूगर समेत तमाम लोग गाफिल जादूगर का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद गाफिल जादूगर महल में दाखिल हुआ। उसके सिपाहियों ने एक बेहोश आदमी को उठा रखा था जो सांगी जादूगरनी का दरबान था। सिपाहियों ने दरबान को सबज जादूगर के कदमों में डाल दिया। लीजिए हजूर, उमरू हाजिर है, गाफिल जादूगर ने बड़े फख्र से सबज जादूगर से कहा। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? सबज जादूगर ने गुस्सीले लहजे में पूछा। आलीजा, असल में ये बदबख्त सांगी जादूगरनी के महल में नहीं था। मैंने जादू से मालूम किया तो पता चला कि ये मेरे महल में मेरी बेगम चमचम जादूगरनी से बातें कर रहा है। चुनाचे मैं अपने महल गया तो चमचम जादूगरनी उसे पहले ही बेहोश कर चुकी थी, क्योंकि इसने चमचम जादूगरनी को बेहोश करने की कोशिश की थी ताकि महल से मेरा खजाना लूट सके, मगर चमचम जादूगरनी ने इसे पकड़कर बेहोश कर दिया। गाफिल जादूगर ने तफसील बताते हुए कहा। बहुत खूब, फिर तो चमचम जादूगरनी ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है। हम इसे ज़रूर इनाम देंगे, लेकिन पहले इस खबीस से मेहमान खवातीन के जेवरात हासिल कर लें। सबज जादूगर ने खुश होकर कहा और ख़वातीन को हुक्म दिया कि वो उमरू की जूतों से मुरम्मत करें, तो तमाम औरतें जूते लेकर दरबान की मुरम्मत करने लगीं। उन्होंने दरबान की इतनी पिटाई की कि दरबान को होश आ गया। तब सबज जादूगर के हुक्म पर औरतें पीछे हट गईं। उमरू, तुम किसी भी शक्ल में मुझसे नहीं बच सकते, शराफत से तमाम जेवरात वापस कर दो, सबज जादूगर ने दरबान से सख्त लहजे में कहा। तो दरबान ने अपनी ज़ुबान बाहर निकाल कर दिखाई, जिसमें सुई पेवस्त थी। सुई देखकर सबज जादूगर चौंका और उसने अपने हाथ में मौजूद तिलिस्मी हड्डी पर एक मंत्र पढ़कर हड्डी दरबान के चेहरे पर घुमाई, तो दरबान के चेहरे से रंग और रोगन गायब हो गया और उसकी सूरत बदल गई। दरबान की नई शक्ल देखकर सब लोग हैरान रह गए, जबकि गाफिल जादूगर भी हैरत से उछल पड़ा, क्योंकि वो दरबान नहीं बल्कि उसकी बीवी चमचम जादूगरनी थी। गाफिल जादूगर ने करीब आकर उसकी ज़ुबान से सुई खींच ली। सरताज, आपने मुझ पर जुल्म किया है, मुझे नशावर मिठाई भिजवाई थी आपने, चमचम जादूगरनी ने रोते हुए कहा। पूरी बात बताओ चमचम, सबज जादूगर ने चौंकते हुए कहा। तो चमचम जादूगरनी ने पूरा वाकया बता दिया। ओ बदबख्त गाफिल जादूगर, तुमने वाकई अपनी बीवी पर जुल्म किया है और बगैर तहकीक किए उसे यहाँ ले आए। अब जल्दी से असल उमरू को पकड़ कर लाओ, वरना तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी, सबज जादूगर ने गजबनाक होकर गाफिल जादूगर से कहा और फिर तिलिस्मी हड्डी पर एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो हड्डी बोलने लगी। क्या हुक्म है आका, तिलिस्मी हड्डी ने मौदबाना लहजे में कहा। उमरू कहाँ है और किस शक्ल में है? सबज जादूगर ने तिलिस्मी हड्डी से पूछा। आका, उमरू चमचम जादूगरनी के रूप में है और इस वक्त शाही खजाना लूट रहा है, तिलिस्मी हड्डी ने जवाब दिया। तो सबज जादूगर हैरत से उछल पड़ा। अरे भागो, उमरू शाही खजाना लूट कर तिलिस्म जालूत को कंगाल कर रहा है, सबज जादूगर ने चीखते हुए कहा। तो गाफिल जादूगर बौखला गया और दौड़ता हुआ महल से बाहर निकल गया। सबज जादूगर गुस्से से इधर उधर टहलने लगा। हजूर, रात होने वाली है, मंगनी की रस्म कब अदा की जाएगी? सबज जादूगर के दामाद तूफान जादूगर ने मौदबाना लहजे में कहा। तो सबज जादूगर रुक कर उसे घूरने लगा। तुम्हें मंगनी की पड़ी है और उमरू अय्यार शहर में लूट मार करता फिर रहा है। तुमने एक बार भी अफसोस का इजहार नहीं किया, झूठे मुंह से ये तक नहीं पूछा कि तुम उमरू को पकड़ कर लाते हो, सबज जादूगर ने वसीले लहजे में कहा। माफ़ी चाहता हूँ आलीजा, आप हुक्म फरमाएं, मैं अभी उमरू अय्यार को कान से पकड़ कर ले आता हूँ, तूफान जादूगर ने जोश भरे लहजे में कहा। ठीक है, अगर तुम उमरू अय्यार को गिरफ्तार करके ले आए तो मंगनी की जाएगी, वरना नहीं, सबज जादूगर ने फैसला कुन लहजे में कहा। तो तूफान जादूगर बड़े जोश के आलम में उमरू को पकड़ने के लिए रवाना हो गया। तमाम खवातीन अपने अपने घरों को जाएं, कल तक उनके जेवरात उनके घरों में पहुंचा दिए जाएंगे या जेवरात की कीमत अदा कर दी जाएगी। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सबज जादूगर ने महल में मौजूद औरतों से कहा तो वह सब रुखसत हो गईं। उनके जाने के बाद वहाँ सिर्फ सबज जादूगर, मलका और उसकी बेटी रह गए थे। तुम दोनों भी आराम करो,
جب تک امرو عیار گرفتار نہیں ہو جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سبز جادوگر نے ان دونوں سے کہا تو وہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور سبز جادوگر ایک بار پھر ٹہلنے لگا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک اوپر سے کسی چیز کا اس پر سایہ پڑا تو سبز جادوگر نے بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور چونک پڑا۔ محل کے اوپر سے پروں والا سفید طلسمی گھوڑا گزر رہا تھا اور اس پر ایک عام لباس والا محافظ سپاہی سوار تھا۔ سبز جادوگر کو حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی بہت آیا کہ ایک سپاہی کو اس کے محل کے اوپر سے گزرنے کی جرأت کیسے ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود طلسمی ہڈی پر منتر پڑھ کر پھونک ماری اور ہڈی کا رخ ہوائی گھوڑے پر سوار محافظ کی طرف کیا تو محافظ کی شکل بدل گئی۔ اب محافظ کی بجائے امرو عیار دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھہر جاؤ بدبخت امرو، تم بچ کر نہیں جا سکتے، سبز جادوگر نے امرو کو للکارتے ہوئے کہا۔ خبردار، مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، میں امرو کو پکڑنے جا رہا ہوں، امرو نے کہا اور تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ بکو مت، مجھے تمہاری اصل شکل نظر آ رہی ہے امرو، سبز جادوگر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا اور ایک منتر پڑھ کر ہڈی کا رخ گھوڑے کی طرف کیا تو گھوڑا یکدم غائب ہو گیا اور امرو کلابازیاں کھاتا ہوا محل کی چھت پر آ گرا۔ سبز جادوگر طلسمی ہڈی لیے سیڑھیوں کی طرف دوڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ امرو عیار چھت پر گرا تو اسے کوئی چوٹ نہ آئی کیونکہ اس کے پاس سلیمانی زنبیل تھی، جس کی وجہ سے امرو چوٹ لگنے سے محفوظ رہا۔ امرو نے سنبھل کر فوراً ہی زنبیل سے اپنی سلیمانی چادر نکالی اور اوڑھ لی۔ اب وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جب وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچا تو سبز جادوگر اوپر آ رہا تھا۔ امرو ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سبز جادوگر سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن امرو اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ امرو کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اسی لمحے امرو نے چپکے سے سبز جادوگر کے قریب آ کر اس کے ناک پر سفوف بے ہوشی مل دیا اور دوسرے ہی لمحے سبز جادوگر کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امرو نے وہیں بیٹھے بیٹھے زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکالا اور خود کو سبز جادوگر کا ہم شکل بنا کر اس کا لباس اتار کر پہنا اور پھر سبز جادوگر کو اٹھا کر زنبیل میں قید کر لیا۔ چند لمحوں بعد وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو محل میں موجود پہرے دار اسے نہ دیکھ سکے۔ امرو محل سے باہر آیا تو وہاں دربان موجود تھے۔ محافظ دربان، میرے لیے طلسمی گھوڑا بناؤ اور اسے میرے تابع کر دو، مجھے پوشیدہ رہ کر شہر کا گشت لگانا ہے، امرو نے سبز جادوگر کی آواز میں محافظ دربان سے کہا تو دربان نے اسے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن اسے امرو کہیں نظر نہ آیا۔ امرو نے سبز جادوگر کی آواز میں محافظ دربان سے کہا تو دربان نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن اسے امرو کہیں نظر نہ آیا اور پھر دربان نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا تو پروں والا طلسمی گھوڑا نمودار ہوا اور ان کے سامنے زمین پر اتر آیا۔ امرو گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے سرحد کی جانب اڑنے کا حکم دیا تو گھوڑا فضا میں بلند ہو کر طلسم جالوت کی سرحد کی طرف اڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا امرو کے ملک پہنچ گیا۔ امرو نے شہر سے باہر گھوڑے کو اترنے کا حکم دیا تو گھوڑا زمین پر اتر آیا۔ امرو گھوڑے سے اترا تو گھوڑا غائب ہو گیا، مگر امرو نے پرواہ نہ کی۔ اسے اب گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنی زنبیل سے سبز جادوگر کو نکالا جو بے ہوش تھا۔ امرو نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کرنے کے بعد بے ہوشی دور کرنے والی سفوف کی چٹکی سبز جادوگر کی ناک پر مل دی اور پھر سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھ لی اور زنبیل سے تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ چند لمحوں بعد سبز جادوگر کو ہوش آیا تو وہ خود کو ایک اجنبی جگہ پر پا کر حیران ہوا اور پھر غصے سے امرو کو گھورنے لگا۔ سبز جادوگر، اس وقت تم میرے ملک میں ہو جسے تباہ کرنے کی تم نے دھمکی دی تھی، لیکن اب تم خود مرنے والے ہو۔ تم مجھ سے اپنے بھائی کی لوٹی ہوئی دولت واپس حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھ لو، میں تمہارے کئی جادوگروں سمیت تمہارا شاہی خزانہ لوٹ کر واپس آ گیا ہوں اور تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ اب میں تمہیں سبز جادوگر سے سرخ جادوگر بنا رہا ہوں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور تلوار کے ایک ہی وار سے سبز جادوگر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سبز جادوگر ہلاک ہوا تو امرو اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو شام ہونے والی تھی اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر خفا ہونے لگی۔ تم کہاں چلے گئے تھے سرتاج؟
میں نے تمہارے انتظار میں اب تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ عمرو عیار کی بیگم نے غصیلے لہجے میں کہا، میں ذرا شہر سے باہر ہدہد کے انڈے تلاش کرنے گیا تھا، لیکن مجھے ایک انڈا بھی نہیں ملا۔ اچھا، اب سب باتیں چھوڑو اور جلدی سے کھانا لے آؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے، عمرو نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بیگم نے غصے سے اسے گھورا اور پھر وہ کھانا لینے چلی گئی۔ اسے ذرا بھی شک نہ ہوا تھا کہ عمرو عیار طلسم ہوشربا میں لوٹ مار کر کے واپس آیا ہے۔